31 दिसंबर 2021 को माता वैष्णो देवी के दरबार में एक स्टैम्पीड होता है। वहां पे हमारे 9 यात्री जो हैं उनकी जान चली जाती है। 7 दिन की इंक्वायरी का गठन किया जाता है 1 जनवरी 2022 को कि 7 दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी। आज मुझे लगता है कि हम जनवरी 26 में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी 7 दिन ही हुए और वो इंक्वायरी रिपोर्ट कहीं पे भी नहीं। 26 अगस्त को जब रेड अलर्ट था पूरे जम्मू में, तभी जो है वो खतरे के निशान के ऊपर से चल रही थी। चिनाब खतरे के निशान के ऊपर था, लेकिन यात्रा चल रही थी। 16 अगस्त से कंटिन्यूसली एडवाइजरी थी मौसम विभाग की। ट्रैफिक सड़कों पे नहीं था, यूनिवर्सिटी बंद थी जम्मू में, कॉलेजेस बंद थे, यात्रा चल रही थी। और 25 तारीख को रेड अलर्ट इशू हुआ और 26 तारीख को आपने देखा अर्धकुंवारी में 34 यात्री लैंडस्लाइड की वजह से उनको अपने प्राण देने पड़े। अब इस वाकये की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए 28 या 29 अगस्त को एक 3 मेंबरी पैनल का गठन किया गया और उस पैनल को कहा गया 2 हफ्ते में रिपोर्ट आनी चाहिए। आज वो भी रिपोर्ट नहीं है। क्या ये सनातनी हिंदू नहीं थे? इनकी बात कौन करेगा? आप मुझे एक चीज बताइए, क्या वो 34 यात्री, 34 सनातनी अपने प्राण देने आए थे माता के दरबार में? जब पूरे यहाँ रेड अलर्ट है, क्या यात्रा सस्पेंड नहीं होनी चाहिए? अगर पहले 9 लोगों के प्राण गए, फिर उसके बाद 34 लोगों के, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल। ये इशू हमारा जम्मू का कोई एमएलए उठाता नहीं, कोई सनातनी नहीं ये इशू उठाता, लेकिन मुझे ये काम उस शेरावाली ने सौंपा हुआ है। जब मौसम विभाग की एडवाइजरी है, आपको स्पेसिफिकली मना है कि लैंडस्लाइड का खतरा है, जिला किश्तवाड़ में खतरा है, सैलाब आने का खतरा है, आपने यात्रा क्यों नहीं बंद की? आप मुझे बताइए, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स होनी चाहिए? एक चपरासी भी नहीं सस्पेंड होता यहाँ पे। आप क्या सिग्नल देना चाहते हैं? माता मचेल की यात्रा चल रही थी और एडवाइजरी आई, सीरियस एडवाइजरी आई, तो क्या डीसी साहब ने यात्रा बंद करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? कोई पूछताछ है? मेरा बस इतना सवाल है, मेरा इतना सवाल। इससे पहले मैंने कभी कोई पॉडकास्ट में आपको डिस्क्लेमर नहीं दिया है, बट इस पॉडकास्ट में मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। जो लोग जम्मू एंड कश्मीर से हैं, वो ये पॉडकास्ट मेरी दरख्वास्त पे आप बिल्कुल अनबायस्ड होकर देखें। इस पॉडकास्ट में बहुत सी बातें हुई हैं, जम्मू कश्मीर के हित में बातें हुई हैं, पर कुछ सवाल हैं जम्मू एंड कश्मीर की जो चला रहे हैं उन लोगों से, जो कि आज के गेस्ट ने की है। आज के पॉडकास्ट में जिनके साथ हमने बात की है, उनका नाम है एडवोकेट शेख शकील अहमद, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का बहुत ही रिनाउंड नाम है, बहुत ही अच्छे वकील के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपने उनकी वीडियोस ज़्यादातर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखी होंगी, जो कि जम्मू के हित में सवाल करते हैं कुछ गवर्नमेंट से या फिर जो आजकल पॉलिटिशियंस हैं उनसे। आज के पॉडकास्ट में भी वैसा ही रहने वाला है। आज के पॉडकास्ट में कुछ सवाल जो चुभेंगे, वो सवाल किए गए हैं, बट आई गेस वो सवाल चुभने ज़रूरी हैं। सो प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को आराम से, इत्मीनान से देखिए। आपके ज़हन में अगर कोई सवाल या फिर आपके ज़हन में कोई ओपिनियन बनता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में शेयर करें। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट पर्सनली मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं सर को काफ़ी देर से चेस कर रही हूँ। सर अभी हाथ में आए हैं, एडवोकेट शकील अहमद। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सर को। सर नमस्कार। शुक्रिया आपका, नमस्कार।
थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए आप आए। आई होप हम आपको आपका ये टाइम जस्टिफाई कर पाए। ऐसी कोई बात नहीं है, जो ही मेरा आपसे राब्ता हुआ जी मैंने कहा पहली फुर्सत में आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। जी और वैसे भी हमें हाई कोर्ट में वेकेशंस हैं, तो मैंने कहा क्यों ना टाइम का सही इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल तो इसलिए मैं पहली फुर्सत में मैंने कहा आपसे बात बिल्कुल सर। आज के पॉडकास्ट में हम हिंदी और डोगरी दोनों बोलेंगे, क्योंकि मैं उस जनरेशन से बिलोंग करती हूँ जो बोल नहीं पाते लेकिन समझ पाते हैं। जी। सो आई होप आप डोगरी में जितना चाहे बोल सकते हैं, हमारी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं है। बिल्कुल। आपके प्रोफेशन से शुरू करते हैं। एज अ लॉयर आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज किया? फैमिली प्रेशर है या अपने पसंद का है? मैं आपको देखिए कोशिश करता हूँ कि सच बोला जाए। बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स को पैशन था कि मैं डॉक्टर बनूं। ओके। ठीक है, और बहुत कोशिशें भी की गई। मैं आपको सही में कहूँ, इवन जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था या साइंस कॉलेज में, तब भी मैं बेंगलोर के चक्कर लगा रहा था बीडीएस के लिए कि चलो भाई एमबीबीएस हाथ में नहीं लगी तो बीडीएस कर लेते हैं। लेकिन डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ था। मेरे पेरेंट्स, शायद मैं भी चाहता था वाइट कोट पहनना, लेकिन मुकद्दर में शायद काला कोट जो था वो इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। तो मैंने जो ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो जम्मू विश्वविद्यालय में लॉ में मेरा एडमिशन हुआ। हालांकि उससे पहले मेरा अलीगढ़ में सोशियोलॉजी में एडमिशन हुआ था। तो मेरे जिस दोस्त ने मेरी अलीगढ़ में एडमिशन करवाई उसने कहा आप अलीगढ़ आ जाओ, हम आपकी फैकल्टी शिफ्ट करवा देंगे, आपको लॉ में भेज देंगे। तो जब मैंने जम्मू में देखा कि मेरे साथ मेरे काफ़ी दोस्त यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट में उनकी एडमिशन हुआ है, तो थोड़ा एक घर भी था जम्मू, तो मैंने फिर प्रेफर किया। मैंने कहा जम्मू से ही क्यों ना एलएलबी किया जाए। बिल्कुल। तो 92 में मैंने जम्मू विश्वविद्यालय में एलएलबी में दाखिला लिया। जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत वक्त जो है जम्मू विश्वविद्यालय में गुजारा। बहुत ही अच्छे लोगों के साथ में यहाँ पे मिला, और ख़ास तौर पर जो हमारे टीचर्स थे, जो डिपार्टमेंट में मेरे सीनियर्स थे। और मैं ये कहूँगा कि एक वक्त था जब जम्मू में ये कहा जाता था कि जिसको कहीं पे भी दाखिला नहीं जम्मू में मिल रहा है तो कहते हैं उसको लॉ में मिलता है। लेकिन मैं वक्त ने इस चीज़ को मैं कहूँगा कि गलत साबित किया। आज आप देखिए बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो शौक के साथ आज अपने बच्चों को इंटीग्रेटेड 5 इयर्स कोर्स भी करवा रहे हैं, लॉ करवा रहे हैं। इसके अलावा आजकल तो पूरे नेशन में कंपटीशन होता है, क्लैट एग्जामिनेशन का नाम है। बड़ी बड़ी लॉ की यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स बने हैं, अच्छी प्लेसमेंट्स हैं लॉ के लिए। तो अब मुझे रियली में फ़ख्र महसूस होता है कि ये जो मुझे धक्के लग रहे थे, जब कभी मैं ताशकंद जाने की कोशिश कर रहा था, कभी जीएमसी जम्मू में कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो बेसिकली जो अल्लाह ताला थे, उन्होंने मुझे लाना था ऐसे काम की तरफ जिसमें मैं, एक तो लाइवलीहुड का तो सिलसिला बना, लेकिन इसमें तन्वी जी मैं आपको बताऊं, इस प्रोफेशन में रहकर जो मुझे थोड़ा बहुत समाज सेवा, हालांकि ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, मैंने तो इतनी ज़्यादा की नहीं, लेकिन जो मुझे मज़ा आया लोगों के बीच में जाने का, अवामी मसाइल को उभारने का, और वो जो एक ताकत मिली मुझे बोलने की बिना झिझक के, जिसे कह, वो जो बैकिंग थी ना, वो बैकिंग इसी प्रोफेशन की थी, इसी कानून की पढ़ाई की थी कि मुझे मालूम था कि मेरी लक्ष्मण रेखा क्या है, मुझे कितना बोलना है और कैसे बोलना है। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग बोलते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लहजे में कोई ना कोई हमसे गलती हो जाती है, और हम ये भी नहीं सोचते कि हमें लाखों लोग हैं जो देखने वाले और सुनने वाले, जो हमसे इंस्पायर होते हैं। जो कोई लफ्ज़ हमारे मुंह से अगर कोई ना शाइस्ता
या कोई गलत लफ्ज़ निकलता है तो वो इमीडिएटली आपको वो कमेंट करते हैं, बताते हैं कि आपसे हमें इस किस्म की ज़ुबान की, इस किस्म के अल्फाज जो आपने मुंह से निकाले, उम्मीद नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रोफेशन में जाने के बाद उतनी ही ज़्यादा मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि क्योंकि जब हम कोर्ट में बोलते हैं, हम किसी का पक्ष रखते हैं। इसी तरह जब हम किसी समाजी प्लेटफॉर्म पे भी होते हैं, मुझे लगता है अगर वहाँ पे भी हम अगर पार्लियामेंट्री तरीके से बात करें और अपनी बात कन्वे करें, बाकी लोगों पे छोड़ दें, ऊपर वाले पे छोड़ दें, क्योंकि फैसले कहीं और होते हैं, तो वी आर जस्ट फैसिलिटेटर्स। अब आपके पास मैं आया हूँ, हमारा मकसद अभी बात करने का क्या है कि शायद हमारी बात किसी को अच्छी लगे, किसी यंगस्टर को हो सकता है मेरी कोई बात पसंद आ जाए। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग कंट्रीब्यूट करें। अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये काम जिंदा रहेगा, बिल्कुल, हम भी जिंदा रहेंगे और ये काम ट्रांसलेट होगा फर्दर भी। बस ये मिशन है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर, हम जब पहले भी बात कर रहे थे, आपके लफ्ज़ों में लगा कि आप अपने रूट से काफ़ी जुड़े हुए हैं। आपने जैसे बताया कि आप रामनगर से हैं। रामनगर को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, बस वो सारे डोगरी चाहते ना कि इयां सरकंडे पे जंदे न जिले रामनगर का कोई नाम लेना ना। तो मुझे बिल्कुल 26 दिसंबर 1969 याद आ जाता है कि जब मैंने रामनगर में अपने ननिहाल में, हालांकि मेरे जो दादके हैं वो भी रामनगर के हैं, लेकिन मेरी पैदाइश जो है वो मेरे नान के घर में हुई थी और अभी जस्ट वो कोठड़ी जो है वो मेरे सामने आ गई है, तो मैं रामनगर पहुंच ही गया हूँ। रामनगर मेरी जन्मस्थली है, मेरे तमाम बुजुर्ग रामनगर से हैं और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं रामनगर से हूँ। और आप यकीन कीजिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लाइवलीहुड के लिए मेरे पिताजी जम्मू आए, यहाँ प्राइवेट सर्विस की उन्होंने। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर थे, वो काफ़ी देर रामनगर में थे, फिर उसके बाद उनकी जम्मू ट्रांसफ़र करवाई। लेकिन रामनगर के साथ हमारा कनेक्ट कभी नहीं टूटा, क्योंकि हमें छुट्टियां पड़ती थी 2 महीने की, तो हम 3.5 महीने लगा के आते थे। रामनगर से आने का मन ही नहीं करता था। मेरे जो मामा जी थे वो बड़े रिनाउंड पर्सनैलिटी हमारे रामनगर के, वो फॉरेस्टर थे, फिर उसके बाद रेंज ऑफिसर, अब उनका इंतकाल हो चुका है, शेख मोहम्मद अमीन उनका नाम है। तो छुट्टियां पड़ने से 1 महीना पहले उनके हमें मैसेजेस, लेटर्स आना शुरू हो जाते थे, तो हम लोग चले जाते थे। फिर जब हमारी छुट्टियां खत्म हो जाती थी तो जो मेरी जो कज़न है, मेरे मामा जी की बेटियां, तो वो हमारे कपड़े, हमारी वर्दी, हमारे बस्ते छुपा देते थे, तो जाने का मन ही नहीं करता था। और जो हमारे रामनगर के ऊपर जो हमारा पहाड़ी इलाका है, डुडू बसंतगढ़, खनेड, कैथा, कलवंता, बहुत खूबसूरत इलाका है, मैं आपको क्या बताऊं। ऊपर स्योजधार है, तो हम लोग वहाँ चले जाते थे। मेरे मामा जी क्योंकि जंगल के महकमे में ही काम करते थे, तो जंगलों में जाके टेंट लगाने, वहाँ पे शिंज होती थी, ये जो कुश्ती होती है देसी, वहाँ पे हमने जाना, वहाँ मेले लगते थे। तो वो रामनगर बिल्कुल आप समझ लीजिए मेरे अंदर, मैं रामनगर में और रामनगर मेरे अंदर समाया हुआ है। बिल्कुल। तो और वैसे भी रामनगर में जाने का कोई भी मौका छोड़ता नहीं हूँ। वहाँ कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो, अभी रामनगर में एक प्रोग्रेसिव यूथ प्रोग्रेसिव फोरम है, हमारे एक भाई हैं पवन देव जी, और उनके साथी, वो जब भी मुझे उनका मैसेज मिलता है तो मैं रामनगर चला जाता हूँ, बहुत प्यार मिलता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं आपको एक चीज कहूँगा, और तारीखी जगह हमारा जो रामनगर है, उधमपुर से कोई 37 किलोमीटर है, लेकिन अब जब से रोड्स अच्छी हुई हैं तो हम लोग अगर चाहें तो कोई 1.25 घंटा 1.5 घंटे में अब हम जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले तो हम जम्मू में सुबह 7:30 बजे एक डाक बस चलती थी, मेल बस हम कहते थे उसको, लाल रंग की, वो 7:30 बजे जम्मू से चलती थी, रामनगर कोई 1:30 बजे पहुंचाती थी। आज आप सुबह अगर आप 9 बजे निकलेंगे, 10:30 पौने 11 आप आराम से रामनगर पहुंच सकते हैं। और पहाड़ी इलाका है, बहुत ही सादा लोग हैं, और हमारे रामनगर में नरसिंह देव जी का मंदिर है। इसके अलावा हमारे रामनगर में आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वहाँ शीश महल है, वहाँ किला है, वहाँ ज़ियारतें हैं, पीर बाबे हैं, मंदिर हैं,
और मैं आपको क्या बताऊं कि एक पूरा हर एक समाज वहाँ पे रहता है। और मुझे तो फख्र है कि मैं तो कहता हूँ कि कई बार मन करता है कि यहाँ से वकालत छोड़ के पैक करूँ चला जाऊँ वहाँ पे रामनगर सब जज कोर्ट है, वहीं टेबल कुर्सी लगा के बैठ जाऊँ, अपने लोगों की सेवा करूँ, बस ये मन में ख्याल आते रहते। बिल्कुल सर, आपकी बातों से लग रहा है कि आप वो जमाना बहुत मिस करते हैं जहाँ पे लोग बहुत अपनेपन से रहते थे, बहुत प्यार से, या फिर गांव की लाइफ बहुत मिस करते हैं सर। स्पीकिंग ऑफ गांव की बात या फिर पुराने दिन, आप जम्मू को पहले कैसे देखते थे और अब कैसा है जम्मू? देखिए, जम्मू तब्दील हुआ है, जम्मू में बहुत तब्दीली आई है। मैं आपको एक चीज कहूँगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्यार में कमी आई है, एक कनेक्ट में कमी आई है। मुझे लगता है कि आज लोगों के पास जम्मू में भी, पहले मैं सोचता था, जब मैं दिल्ली जाता था, मैं कहता था यार हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि नानके गए हैं एक दिन के लिए तो 4 दिन वहां पे रहे हैं। आज जम्मू भी मैं देख रहा हूँ कि एक जम्मू बड़ा फास्ट चल रहा है, चेंज हो रहा है और लोगों को वक्त नहीं है किसी के लिए। मतलब इवन हमारे पास अपने पेरेंट्स के लिए वक्त नहीं है, मतलब अपने बहन भाई के दुख दर्द के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। पहले तो जो जम्मू मैंने देखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने मोहल्ले वालों का ध्यान रखते थे। हमारे मोहल्ले में कोई बीमार है, हम उसका पता करते थे। हमारे नज़दीक में कोई रिश्तेदार है, हम उसके पास जाते थे। आप देखिए, अभी भी हमारे गांव में एम्बुलेंसेस तो है नहीं है। हमारे पहाड़ी इलाकों में, चाहे उसमें हमारा रामनगर भी है, चाहे उसमें बिलावर भी है, उसमें बनी भी है, लोग अपने गांव से जो बीमार है उसको चारपाई पे डालते हैं और उसको अगर 10 किलोमीटर सड़क दूर है, मतलब ढकियां, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो टेरन है बड़ा डिफिकल्ट टेरन है। 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर उस बीमार आदमी को अभी भी हम लोग चारपाई पे बिठा के सड़क तक लाते हैं, हॉस्पिटल तक लाते हैं। ये हमारा जम्मू था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दौड़ लगी है ना कुछ कर पाने की, ठीक है, और उस दौड़ में मुझे लगता है जो हमारा जो वैल्यू सिस्टम था ना, उसमें थोड़ी कमी आई है। मतलब आज मुझे अपनी पड़ी है कि मैं शेख शकील, मुझे अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना है, मुझे कैसे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे सबसे अच्छी गाड़ी लेनी है, मुझे सबसे बड़ा घर बनाना है और फिर मुझे बूस्ट करना है। देखो जी, मैंने मेहनत की, मैंने ये कमाल कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज कहूंगा, ये कोई कामयाबी नहीं है, ये कोई मैं ये कहूंगा कोई जाविया नहीं है कि इस चीज को मेजर करने का कि मेरे पास पैसे ज्यादा हैं। मतलब मेरे पास पैसे हैं लेकिन मेरी मदर मुझसे परेशान है, ये कौन सी सक्सेस है? आप मुझे बताइए। मतलब मेरी सिस्टर परेशान है, मेरा भाई परेशान है, मेरे रिश्तेदार परेशान है, लेकिन मैं पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ हूँ और मेरे पास अपने किसी गरीब आदमी का, अपने किसी बीमार रिश्तेदार के पास जाने का वक्त नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ। ये आजकल हमने एक नया टर्म निकाली है। और एक चीज मैं आपको कहूंगा, जहां हमने जाना होता है हम जरूर जाते हैं। बिल्कुल। आप देखिए, अगर मुझे किसी क्लाइंट से मिलना है, मुझे पता है वहां मुझे पैसे मिल रहे हैं, या मुझे किसी की चापलूसी करनी, जिसे आजकल हम कहते हैं चाटुकारिता, मुझे वो गुलदस्ता लेना है, तो मैं शायद, वो साहब कहीं बीमार है, कहीं चंडीगढ़ पीजीआई में है, तो मैं जम्मू से स्पेशली जाऊंगा चंडीगढ़ कि साहब मैं बड़ा बेचैन हो गया, मुझे पता चला बीमार है, हो सकता है मैं दिल्ली भी चला जाऊं, ठीक है। लेकिन मेरी घर में मेरी वालदा परेशान है मुझसे, मेरा भाई मुझसे परेशान है, ठीक है, मुझे उसको अपलिफ्ट करना है, लेकिन उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, ना उसकी मदद करने के लिए मेरे पास पैसे हैं। लेकिन जहां मेरा अपना जाती मुफाद है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए ना मेरे पास वक्त भी है, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास सब कुछ है। बिल्कुल। ये चीजें जो है ना, ये उभर कर सामने आई हैं इस नए जमाने में,
तो मैं ये कहूँगा कि ये जम्मू में भी ऐसा ही है। हम लोग अगर मिलते भी हैं तो हम लोग आमने सामने बैठे हैं, लेकिन हम मोबाइल में ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो कई बार मैं देखता हूँ, किसी कैफ़े में भी जाता हूँ, अपने दोस्त भी आए होते हैं, हम कहते हैं यार फ़ोन को छोड़ो यार, इतना मुश्किल से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हम आपस में बात क्यों ना। ये जो बात करने का सिलसिला है ना, ये तन्वी जी ये कम हो गया है। ठीक है, हम कहते हैं हमें कोई टेलीफोन ना करे, हमसे कोई बात ना करे। हाँ, हम टेक्स्ट पे बात करने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली शायद थोड़ी देर के बाद हम शायद वापस उसी जम्मू कश्मीर में या उसी लाइफ में चले जाएं। बिल्कुल। आप देखिए, आप किसी अंग्रेज के हाथ में मोबाइल नहीं देखेंगे। उन्होंने ये चीज़ें इस्तेमाल करके देख ली कि भाई अल्टीमेटली इससे हासिल क्या हो। तो हमारा बहुत सारी एनर्जी, हमारा बहुत सारा वक्त जो है वो, मैं ये कहूँगा ये सब फजूल चीज़ें हैं। इसके पहले भी हमारी लाइफ थी। मैं आपको बताऊं कि हमारे जब शादियां होती थी, आजकल तो ई कार्ड्स, पता नहीं कौन कौन से कार्ड, आजकल सिलसिला मिठाइयों के डिब्बे। मुझे याद है हमारे घरों में, खानदान में जब शादियां होती थी तो हमारी फैमिली में कोई एक मखसूस आदमी होता था जो हमारी फैमिली का मेंबर ही होता था। तो उनकी ड्यूटी होती थी कि वो कहते थे कि वो चिट्ठियां बनाई होती थी, वो जाकर हर एक की शादी के मुतल्लिक जाके वो कहते थे हाँ जी उनके घर में फलां दिन मेहंदी है, फलां दिन बारात है। तो उस तरह सिलसिले चलते थे। लेकिन आज सब कुछ हाईटेक हो गया है। जिस दिन शादी है पता लगता है लड़की जर्मनी से आ रही है, लड़का दुबई से पहुंच रहा है, तो सारी चीजें जो हैं वो सेट हैं, होटल्स हो गए हुए हैं, बस लड़का शादी करनी है। तो फिर पता चलता है कि शाम को दोनों की फ्लाइट है, वो अपने जॉब में जा रहा है, ये अपने जॉब में। तो तब्दीली बहुत आई है। आपने पूछा जम्मू में तब्दीली क्या आई, वैसे ही हमारे जम्मू में भी तब्दीली आई है। इतनी मुद्दत हो जाती है अपने करीबी दोस्तों से भी मिले हुए, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम लोग मटेरियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा हो रहे हैं। हाथ तो कुछ आता ही नहीं है, मैं आपको सही में बताऊं। मजा तो तभी आता है जब अपना कोई साथी, अपना कोई दोस्त जब आमने सामने बैठे हैं हम। और आज भी मैं आपको कहूंगा कि जो मजा मुझे अपने जो स्कूल मेट है ना, जब वो गाली दे के जब बुलाते हैं और जो जो हम एक दूसरे की, हम कहते थे ना छेड़ें डाली हुई हैं। तो जब उस अंदाज से जब वो हमें, अभी हम कभी हमारी ग्रुप कॉल होती है जो हमारे स्कूल के, तो कभी मैं मसरूफ होता हूँ चैम्बर में, तो फिर वो मेरा एक दोस्त मुझे दिल्ली से ना पर्सनल नंबर पे फिर मुझे फ़ोन करता है, तो गाली देता, कहता जल्दी ज्वाइन कर, 2 मिनट के लिए ज्वाइन कर। तो वो जो मज़ा आता है ना, जब मैं अपने स्कूल में चला जाता हूँ, हमने ब्लू कलर की निकर पहनी हुई, शर्ट वाइट कलर की पहनी हुई, तो स्कूल से खिसकना क्रिकेट के लिए, फिर 10-10 20-20 पैसे इकट्ठे करके वो कॉर्क की हम बॉल खरीदते थे कृष्णा स्पोर्ट्स शहीदी चौक से। वो टाइम जो है ना, वो जब मैं उस वक्त में चला जाता हूँ, मुझे लगता है काश वो वक्त जो है ना वापस आ जाए। वो कहते हैं ना कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो बस ऐसा ही है, भाग रहे हैं, बस एक दौड़ लगी है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आपकी बातों से लगा कि आप बहुत मिस करते हैं पुराने जम्मू को। हमने आपको जितना भी सोशल मीडिया पे देखा, आप जम्मू के लिए काफ़ी बोलते हैं। क्यों? मैं जम्मू के लिए बात करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे दुख होता है हमारे जम्मू में जम्मू की बात करने वाले कम लोग हैं। हमारे अपने जो पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इतने ज्यादा हैं, जम्मू बहुत पीछे चला जाता है उससे। और कोई भी शख्स चाहता नहीं जम्मू डेवलप हो, जम्मू की इकोनॉमी बढ़े, जम्मू का कल्चर बढ़े, डोगरी आगे बढ़े, हमारा टूरिज्म आगे बढ़े, हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो आगे बढ़े। मैं जब से होश संभाली है, मैंने जम्मू में ये सुना कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, जम्मू के साथ अन्याय हुआ। मतलब जब से मुझे बचपन से बड़ा शौक था पॉलिटिकल जलसे सुनने के लिए जाना। मेरे
पिताजी मुझे ले जाते थे, जब भी कोई अच्छा पॉलिटिशियन जम्मू में आता था, अच्छा स्पीकर, अच्छा वक्ता जिसे कहते हैं, तो मैंने अक्सर सुना हमारे जम्मू में एक सेंटिमेंट है, और किसी हद तक ये सेंटिमेंट सही भी है, जितना कश्मीर डेवलप हुआ इतना हमारा जम्मू डेवलप नहीं हुआ। अच्छी बात है, डिस्क्रिमिनेशन भी हुई, इसमें कोई शक नहीं। मैंने अक्सर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, ऐसा हुआ क्यों जम्मू के साथ? क्या जम्मू के एमएलए नहीं थे? क्या जम्मू के लोग मिनिस्टर नहीं बने? क्या जम्मू के लोगों को किसी ने रोका हुआ था कि आप असेंबली में जम्मू की बात ना करें? क्या किसी ने ये कहा था कि जम्मू को फंड्स नहीं दिए जाएंगे? और अगर जम्मू के साथ अन्याय हो रहा था तो ये बात किसको रखनी थी? इस बात की मुझे बड़ी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। चलिए, वो वक्त भी निकल गया। अब पिछले 10, 15, 20 सालों से वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पावर में आए जो कहते थे जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई। मैं ये कहता हूं कि आप तो हमें बताइए, आपने जम्मू शहर को क्या दिया? आपने जम्मू शहर को दे दी 365 शराब की दुकानें, कदम कदम के ऊपर बार, ठीक है। और आपने जम्मू को क्या दिया? टूटी हुई सड़कें। और आपने जम्मू को क्या दिया? अल्टीमेटली जम्मू को आपने अनएम्प्लॉयमेंट दी। हमने कभी नहीं देखा था कि हमारी बच्चियों के ऊपर जम्मू में लाठीचार्ज होगा। फर्स्ट टाइम हमने देखा हमारे डेली वेजर जो हैं वो अपना लिबास उतार कर अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनके बस्ते लेकर हमने सड़क के ऊपर देखा। पैसे नहीं है, आप मुझे खुद बताइए। मैं कई बार अपने दोस्तों को कहता हूं कि यार हम महीने में 5-10 हज़ार रुपए की तो कॉफी पी लेते हैं जब हम आपस में बैठते हैं किसी फास्ट फूड के चेन में या कहीं पे। हमें एहसास ही नहीं है कि जो लाखों की तादाद में जम्मू में जो डेली वेजर है, ठीक है, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भी हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में भी हैं, वो अपना गुजारा कैसे करते हैं जब उनको 6-6 महीने यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती? क्या हमने ऐसे जम्मू का ख्वाब देखा था? और सबसे बड़ी बात आप देखिए, आप जम्मू के किसी भी पिकनिक स्पॉट पे चले जाएं, आपको टूटी हुई सड़कें, ठीक है, और वहां पे कोई भी आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आएगा। मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे सुरिनसर ले चलता हूँ, जम्मू से। मैं आपको वही बोलने वाली थी, ठीक मेरे है, दिमाग में वही आया। देखिए जम्मू में मुझे लगता है कि अभी हम पौने घंटे में वहाँ ड्राइव पे पहुंच सकते हैं। आप देख लीजिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे। क्या आप वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ लंच कर सकते हैं किसी जगह पे बैठ के? नहीं। ठीक है, कोई हमने क्या ऐसी ऑनरेबल, क्या प्रेजेंटेबल हमने कोई जगह बनाई है? इसको छोड़िए, इतनी मान्यता है हमारे मानसर की, वहां पे इतने देवता बसते हैं, बच्चों के मुंडन वहां पे किए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया से लोग आते हैं वहां पे, लेकिन आप सड़क की हालत देखिए वहां पे। ठीक है, मुझे दुख इस बात का होता है कि जो जिन लोगों को जम्मू की बात करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात आप देखिए, हमने कब तक ये जो राग है ना जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन का, उसको गाना है? अब आप देखिए हमारे पास 28 एमएलए, 29 हो गए अब, दिव्यानी जी भी आ गई हैं दोबारा। 29 एमएलए होने के बावजूद भी आपने देखा हमारे इन बारिशों में, तूफान में क्या हालत हुई। आपने किसी एमएलए को जम्मू को ये जो पुअर क्वालिटी ऑफ ब्रिजेस थी इसके ऊपर बात करते सुना? किसी शख्स ने ये जो भगवती नगर का ये जो अप्रोच रोड ही खत्म हो गई, किसी एमएलए ने जाके वहां प्रोटेस्ट किया? किसी शख्स ने एम्स विजयपुर में पुल जो है बैठ गया, उसकी बात की? हमारे कठुआ में लोगेट में पूरा पुल ही बैठ गया, जो थोड़े सालों पहले ये भी बना था। बिल्कुल। कोई वहां पे धरना प्रदर्शन हुआ? कभी नहीं होगा। क्यों? धरना प्रदर्शन किसके ऊपर होगा जम्मू में? जब दो भाइयों को आपस में लड़ाना है, जब यहाँ पे नफरत पैदा करनी है। लेकिन जम्मू को आगे कैसे ले जाना है, इसके ऊपर हम कभी धरना नहीं करेंगे। जम्मू में बिजली की कमी है, जम्मू में पानी की कमी है, जम्मू में जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज है उनको रेगुलराइज करना है, इसके ऊपर आप किसी भी विधायक को, किसी भी एमएलए को बात करते हुए नहीं सुनेंगे।
ये चीजें जो हैं ये मुझे कंपेल करती हैं जम्मू के लिए बात करने के लिए, क्योंकि मुझे वोट नहीं लेने, मुझे वोट बैंक पॉलिटिक्स में आना ही नहीं, क्योंकि मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। जब मेरी पार्टी कोई नहीं है तो फिर मुझे कोई झिझक नहीं होती बात करने में। क्यों? फिर मेरे में ऊपर वाले ने क्षमता दी हुई है, फिर मैं बात करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मिनिस्ट्रियल बंगलो आप खाली क्यों नहीं करते? अगर मैं विधायक नहीं हूँ जम्मू का तो मुझे उस कोठी में रहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, आप इतनी बात करते हैं, ठीक है, लेकिन इस देश का कानून ये है कि अगर मैं चीफ जस्टिस हूं और अगर मैं रिटायर हो गया हूं तो मुझे आने वाले चीफ जस्टिस के लिए मकान खाली करना है। आप देखिए यहाँ 18 जून में सरकार गिर गई, लेकिन 25 तक 26 तक मकान नहीं खाली हुए और उसके लिए जनहित याचिका करनी पड़ती है, इनका सामान बाहर फेंकना पड़ता है। तो इतना इनको पेन है हमारे जम्मू का। आप हमारे जम्मू के किसी भी रूरल देहाती इलाके में हमारे साथ चलिए, वहां सड़कों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देख लीजिए, आपको वहां साइंस के लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। हमारी बच्चियां दूर दराज पहाड़ी इलाकों में वो जुलूस निकालती हैं कि भाई हमारे पास जूलॉजी का लेक्चर नहीं है, हमारे पास केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं है। और हमने किया क्या है, हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इतने कॉलेजेस खोल दिए हैं रिमोट एरियाज में, जहां पे हाई स्कूल से कॉलेज चल रहे हैं। और इसी तरह अब हमने मेडिकल कॉलेज भी सियासी फायदा लेने के लिए रजौरी में खोल दिया, उधमपुर में खोल दिया, हंदवाड़ा में खोल दिया, डोडा में खोल दिया। लेकिन क्या जो एम्स और पीजीआई से डॉक्टर बन के आएगा, क्या वो उधमपुर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करेगा? आप मुझे बताइए क्या स्टैंडर्ड है हमारे इन मेडिकल कॉलेजेस का जहां पे फैकल्टी नहीं है। इसी तरह ये जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो कोई दरमाड़ी में खोला है, कोई बसंतगढ़ में खोला है, किसके लिए? वोट बैंक लेने के लिए। कोई हमने मजालता में खोला है, ठीक है। आप देखिए एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होती थी जहां सुरनकोट से भी आदमी ला करने जाता था, पुंछ से भी जाता था, मेंढर से भी जाता था, रामनगर से भी जाता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज हमारे जम्मू में कितने प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं, ठीक है। लेकिन जो क्यों लोग कहते हैं कि विलायत जाते थे लोग पढ़ने, 12 ला किया जी, उनके जागते ने मारे 12 ला करी यार हमारे, ठीक है। आप देखिए वहां की ऑक्सफोर्ड की जो ग्रेजुएशन है वो हमारे यहाँ की पीएचडी के बराबर है। हमें सबसे पहले हमें एक तो कैपेसिटी होनी चाहिए। देखिए जिसने पढ़ना है उसने हर हालात में पढ़ना है, ये मैं आपको बता दूं, उसके लिए कोई बहाना नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो मैं कहूंगा कि अनऑर्गेनाइज्ड जो डेवलपमेंट है ना, इससे हो क्या रहा है? हम लोगों ने कॉलेजेस तो पहुंचा दिए दूर दराज इलाकों में, लेकिन वहां पे 70% 75% जो फैकल्टी है, वो फैकल्टी जो है वो कंट्रेक्चुअल है, एडहॉक है। वो हमारे बच्चे और बच्चियां जो कि यूपीएससी की या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक ऑप्शन है। अब एक बच्ची ने नेट सेलेक्ट किया हुआ है, आप उसको 20,000 25,000 रुपए के ऊपर जो है आप उसे काम ले रहे हैं, तो वो कितनी मेहनत से वो पढ़ाएंगे। हालांकि वो कॉलेजेस चला ही यही फैकल्टी रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मुझे ये सारी चीजें जो हैं ये मजबूर कर देती हैं कि जम्मू के लिए बात की जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है जम्मू में, लेकिन आप देखिए 31 दिसंबर 2021 को माता वैष्णो देवी के दरबार में एक स्टैम्पीड होता है। वहां पे हमारे 9 यात्री जो हैं उनकी जान चली जाती है जी। और 100 के करीब जख्मी होते हैं, ठीक है। आपको पता है हर एक आदमी को क्रेज होती है कि वो साल के शुरू होने से पहले माता की पिंडियों के दर्शन करे, बिल्कुल, ठीक है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से ना लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई है माता के दरबार के साथ। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इसलिए बना कि इल्जाम लगते थे कि जो बारीदार जो हैं वो यात्रा जिस तरीके से होनी चाहिए वैसी नहीं होती, तो श्राइन बोर्ड बना ताकि एक स्मूथ और सेफ यात्रा हो। आप देखिए
7 दिन की इंक्वायरी का गठन किया जाता है 1 जनवरी 2022 को कि 7 दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी। आज मुझे लगता है कि हम जनवरी 26 में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी 7 दिन नहीं हुए और वो इंक्वायरी रिपोर्ट कहीं पे भी नहीं है। आप इस बात को छोड़िए, अभी 26 अगस्त को जब रेड अलर्ट था पूरे जम्मू में, तभी जो है वो खतरे के निशान के ऊपर से चल रही थी। चिनाब खतरे के निशान के ऊपर था, लेकिन यात्रा चल रही थी। 16 अगस्त से कंटिन्यूसली एडवाइजरी थी मौसम विभाग की। ट्रैफिक सड़कों पे नहीं था, यूनिवर्सिटी बंद थी जम्मू में, कॉलेजेस बंद थे, यात्रा चल रही थी। और 25 तारीख को रेड अलर्ट इशू हुआ और 26 तारीख को आपने देखा अर्धकुंवारी में 34 यात्री लैंडस्लाइड की वजह से उनको अपने प्राण देने पड़े। अब इस वाकये की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए 28 या 29 अगस्त को एक 3 मेंबरी पैनल का गठन किया गया और उस पैनल को कहा गया 2 हफ्ते में रिपोर्ट आनी चाहिए। आज वो भी रिपोर्ट नहीं है। ये सवाल मैं अपने आप से भी करता हूं, उन तमाम संस्थाओं से भी करता हूं जो हिंदुओं की बात करती हैं, जो आस्था की बात करती हैं। क्या ये सनातनी हिंदू नहीं थे? इनकी बात कौन करेगा? आप मुझे एक चीज बताइए, क्या वो 34 यात्री, 34 सनातनी अपने प्राण देने आए थे माता के दरबार में? जब पूरे यहां रेड अलर्ट है, क्या यात्रा सस्पेंड नहीं होनी चाहिए थी? आज आप देखिए, इनकी नालायकी की वजह से लोगों का विश्वास कम हो रहा है सिस्टम पे। आज यात्रा जम्मू में कम हुई है। मैं अभी 2 हफ्ते पहले कटरा में था, पूरे बाजार का मैंने चक्कर लगाया। मुझे हर एक दुकानदार ने कहा शकील जी, 33 से लेकर 50,000 जब तक यात्रा हो ना माता की, तो हमारे सारे गेस्ट हाउसेस, लॉजेस भरते हैं, तब कटरा का सिलसिला चलता है। कहते यात्रा सुकुड़ गई है 6 से लेकर 7,000। आप देखिए, मैंने कहा वजह क्या है? कहता सर वजह यही है कि ये जो अभी अर्धकुंवारी वाला इंसिडेंट हुआ है, ये इशू हमारा जम्मू का कोई एमएलए उठाता नहीं, कोई सनातनी नहीं ये इशू उठाता, लेकिन मुझे ये काम उस शेरावाली ने सौंपा हुआ है। मैं खुल के ये बात करता हूँ, मैं हाई कोर्ट में इसके ऊपर जनहित याचिका भी करता हूँ, मजिस्ट्रेट के पास भी जाता हूँ। ये रोल जो है, मैं समझता हूँ कि ये रोल मुझे ऊपर वाले ने असाइन किया हुआ है, क्योंकि मुझे सियासत नहीं करनी, मुझे वोट नहीं लेने। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूँ कि अगर पहले 9 लोगों के प्राण गए, फिर उसके बाद 34 लोगों के, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल। ये नहीं होनी चाहिए। क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो माता के दरबार में मरने के लिए आए थे? बस ये तमाम मुद्दे हैं, तभी मुझे जम्मू में बात करनी पड़ती है कि जो जम्मू के एक पॉलिटिशियन का, एक एक्टिविस्ट का जो रोल होना चाहिए, ये रोल कौन निभाएगा? सिर्फ यही रोल हमें निभाना है कि सड़क के ऊपर हमें जुलूस निकालने, ट्रैफिक जैम करनी है, या कोई अगर गौ तस्करी कर रहा है तो उसको हमने सड़क के ऊपर पीटना है और यहाँ बख्शीनगर में जुलूस निकालना है? ठीक है, ये काम जो है ना, ये पुलिस का है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जो कोई क्राइम कर रहा है उसको उसको उसके साथ डील करना पुलिस का काम है। लेकिन ये काम कौन करेगा? आप मुझे एक चीज बताइए, क्या जम्मू में करप्शन नहीं? कभी आपने सुना यहाँ करप्शन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए? जितने भी टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो प्राइम पोजीशनों पे बैठे हुए हैं, क्यों बात नहीं करते हमारे 29 एमएलए उसके ऊपर? वो कभी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बड़े दुख से आपको ये बात कहूंगा कि लोगों को उलझा के रखा हुआ है कुछ ऐसे मसले मसाइल में। हिंदू कहता है कि मुसलमान से खतरा है, मुसलमान कहता है मुझे हिंदू से खतरा है। हमें इसी शिकंजे में ना हमें लगा के रखा हुआ है, ताकि हम लोग इन बॉक्स से हम बाहर आए ही ना। तो फिर जम्मू की तरक्की कैसे होगी? जम्मू का विकास कैसे होगा? जब मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हम आपस में डायलॉग कब करेंगे? आप मुझे एक चीज बताइए। आप मुझे बताइए ना, आपको मेरे से क्या एप्रीहेंशन है? क्या मेरे माथे पे नाम लिखा हुआ मैं शेख शकील हूं? मैं कई बार कहता हूं
कि मेरा नाम सुशील शर्मा भी हो सकता था अगर मैं किसी रामकृष्ण के घर में पैदा होता। बिल्कुल। ठीक है, मेरे कोई नैन नक्श मेरे लिबास में कहीं लिखा हुआ है कि मैं कोई यहाँ पे कोई पट्टी लिखी हुई है कि मैं मुस्लिम हूं। मेरे से अगर अच्छी प्यारी जम्मू में अगर कोई डोगरी बोलता तो मुझे बताओ आप। ठीक है, या मैंने कभी जम्मू की अगर बात नहीं की है, या मेरा कोई कोई मकसद है मेरा। कहते हैं जिसने इलेक्शन लड़नी, अगर लड़नी होती तो मैं तो कब का विधायक बन जाता। मैं तो कब से संगठन को ज्वाइन करता। और आज भी मुझे मैं आपको बात ये कहूंगा कि 2008 में बम बम बोले में भी मैं सबसे आगे था। उस वक्त भी मैंने जम्मू की बात की, नेशनल टीवी पे एनडीटीवी में जाकर मैंने जम्मू की बात की। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि जमीन मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, बाबा बर्फानी के जो यात्री हैं उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, उस वक्त भी लोगों ने कहा पता नहीं इसको कुछ लेना होगा सियासी फायदा। कहाँ 2008 और मैं 26 में पहुंच गया। भाई नहीं लेना मुझे, ना मुझे वोट लेने हैं, लेकिन जम्मू की बात तो करनी पड़ेगी। और मुझे बहुत खुशी है, मैं आपको तन्वी जी एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे इतना प्यार मिला है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं सड़क पे चलता हूँ, जिन लोगों को मैं नहीं जानता हूँ ना, वो भी गाड़ी रोक के मुझे मिलते हैं, इशारा करते हैं ये वही है जो बोलता है डोगरी में, जम्मू की बात करता है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, इससे बड़ा एमएलए और क्या होता है। ठीक है, इन एमएलए को कोई नहीं पूछता, ये मैं आपको बताऊंगा। ये इनको 5 साल के बाद कोई नहीं पूछेगा, और ये वैसे भी वन टाइम एमएलए, इनमें से मैक्सिमम जो है वन टाइम एमएलए, जो परफॉर्म करेगा, जो लोगों की बात करेगा। बेसिक चीज लीडर कौन होता है? लीडर होता है जो दिल पे हुकूमत करे। आप अपने घर में बैठे हैं, आप मेरी बात सुने, आपको लगे नहीं यार, अगर मैं भी असेंबली में होती, या मुझे कोई ऊपर वाले ने अगर ताकत दी होती, मैं भी ऐसे ही बात करती अपने लोगों की, इस तरह से मैं नुमाइंदगी करती। ये बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि किसी को रिजाइन करवाया कि एक डिपार्टमेंट से, किसी को रिजाइन कराया दूसरे डिपार्टमेंट से, अब वो उन्होंने सियासत की ही नहीं हुई है। तो लोगों ने मोदी जी के पीछे देखा ही नहीं कि इस बंदे की बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका कोई प्रोफाइल है, क्या इसने कोई समाज की सेवा की है या नहीं की है। लोग तो वोट यहाँ पे, मैं तो सबको कहता हूँ कि ये सभी लोग जो हैं, इनकी नौकरी लगी है, ये मोदी जी की बस में बैठ गए और ये एमएलए बन गए। लेकिन अब डिलीवर कौन करेगा? अब जम्मू की बात कौन करेगा? क्या अब मेरे डुड्डू बसंतगढ़ को डेवलप नहीं करना है? क्या बनी को डेवलप नहीं करना है? फिर वही बात आ गई, मुझे लाल सिंह जी की बात अच्छी लगती है कि बर्फ जम्मू खित्ते में भी पड़ती है, सिर्फ कश्मीर में नहीं पड़ती है। क्या हमारा मड़वा वार्डवन जो है वो कश्मीर से कम? कोई मुझे खारिश नहीं है कश्मीर से। मैं कहता हूं आपने काशीर चैनल दिया हुआ है कश्मीर को, लेकिन एक डुग्गर सैटेलाइट चैनल भी तो होना चाहिए ना जम्मू के लिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप और पैसा दीजिए कश्मीर के टूरिज्म के लिए, लेकिन जम्मू को तो उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बात कौन करेगा? ये बात तो कोई जम्मू की कोई करता नहीं। ठीक है, बस ऐसे ही अभी जम्मू में एक फंक्शन हुआ, अभी डोगरी मान्यता दिवस था, सभी ने हिमाचली टोपी पहनी हुई थी वहां, देखा मैंने, वो देखा होगा आपने प्रोग्राम। तो कहने की ये बात है, सबसे पहले हमें इस चीज का फख्र होना चाहिए कि हम डोगरा है। जब हमें इस बात का फख्र होगा तो फिर हम अपने जम्मू के बारे में सोचेंगे। आप देखिए, कश्मीरी न्यूयॉर्क में भी होगा ना, वो कश्मीरी में बात करेगा। हमें फख्र ही नहीं है अपना डोगरा होने पे। ठीक, हमें लगता है यार डोगरी में बात करेंगे लोग कहेंगे पता नहीं ये कोई ग्राई बंदा है ये। भाई फख्र से करो ना, हम ग्राई हैं। मैं तो फख्र से कहता हूँ मैं रामनगर से हूँ। मैं अभी आपको मैंने कहा कि मुझे थोड़ी बहुत कंपल्शंस ना हो, मैं तो अपना टेबल कुर्सी उठा के रामनगर कोर्ट के बाहर बैठ जाऊंगा और अल्लाह के फजल से अपना दाल फुल्का वहां पे भी मैं बनाऊंगा। और सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, क्योंकि मेरे बुजुर्गों की कब्रें हैं वहां पे, मैं उस मिट्टी से आया हूँ। अल्टीमेटली मैं जहां मर्जी चला जाऊं, तो मेरी बैकग्राउंड तो वही है ना, जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूं। ठीक है, तो दुख इस बात का है कि आज जम्मू जो है, आज जम्मू को डेवलप वो लोग कर रहे हैं जो जम्मू से बाहर से आए हुए हैं। आगे उन्होंने ठेके जो है ना, हमारे जम्मू के ठेकेदारों को सबलेट किए हुए हैं। आज माइनिंग हमारे पास नहीं है। आज यहाँ पे लोगों को वाइन के ठेके मिलते थे, हमारे यहाँ के लोकल लोगों उन सिस्टम चलता था। लेकिन आज सब कुछ जो है, जम्मू से जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। और
अल्टीमेटली जम्मू कमज़ोर हो रहा है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और ये जो हमारे लोग हैं जिनको हमने वोट देकर चुना हुआ है और जम्मू के सेंटिमेंट के ऊपर वोट मिला है इनको, ये मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम जम्मू को डेवलप करेंगे। आज आप देखिए, आपको कच्ची सोनी से छन्नी जाना 1 घंटा लग रहा है। एम आई राइट? ठीक है। आपको अगर यहाँ से बख्शी नगर से अगर आपको कुंजवानी जाना है, आपको 1 घंटा लग रहा है और कई दफ़ा आपको 1.5 घंटा लग रहा है। इतनी देर में आप उधमपुर चनैनी जो है आराम से पहुंच सकते हैं। आज मेरे जम्मू की हालत ये है।